नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया, लेकिन धनखड़ का यूं इस्तीफा देना किसी के समझ नहीं आ रहा है। विपक्ष इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। सरकार की तरफ से भी कोई खुलकर बोलने को राजी नहीं है। बहरहाल धनखड़ के बाद अब अगले उपराष्ट्रपति के नाम पर कवायद भी तेज हो गई है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल है, लिहाजा सरकार को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी सियासी गलियारों में कयासों का दौर जारी है। लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग नामों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है। फिलहाल राज्यसभा में कामकाज की जिम्मेदारी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने संभाल रखी है, लेकिन चर्चा आज इस पर कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। चर्चा इस बात पर भी कि धनखड़ के इस्तीफे की वजह क्या हो सकती है। क्या वाकई सिर्फ स्वास्थ्य का हवाला, या फिर जगदीप धनखड़ विपक्ष के रवैये से परेशान थे, या फिर उनकी नाराजगी किसी और बात को लेकर थी। इसी पर आज करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले रिएक्शंस जो आए, प्रतिक्रियाएं राजनीतिक क्या आई हैं, वो सुनते हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करती है। ये पार्टी का फैसला जो भी होगा हम लोग मानते हैं। बिहार से कोई बने उपराष्ट्रपति मांग करते हैं? बहुत अच्छा रहेगा अगर बिहार से बना देना चाहिए। अब भाई बनाना न बनाना तो केंद्र तय करेगा, लेकिन बिहार से कोई बनता है तो मुझे खुशी होगी। मैं क्या कहूँ, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। तो विपक्ष कई मुद्दों को चिंता का विषय बता रहा है। हालांकि विपक्ष के लिए हर मुद्दा चिंता का विषय ही होता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये दो सवाल है। आखिर धनखड़ के इस्तीफे की वजह क्या और अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सवाल नंबर 2, धनखड़ के इस्तीफे के पीछे क्या वाकई स्वास्थ्य की दिक्कत थी, या फिर कोई बड़ा सियासी संकेत है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, ना संकेत ना इशारा, आखिर जगदीप धनखड़ ने पद से क्यों किया किनारा। आज की डिबेट इस पर शुरू करें, लेकिन एक बड़ी खबर भी आ रही है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद बड़ी खबर यह है, राष्ट्रपति से मुलाकात की है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। जेडीयू के कोटे से उपसभापति बने थे हरिवंश। बिहार के कद्दावर नेता माने जाते हैं हरिवंश, और ये मुलाकात हुई है राष्ट्रपति से राज्यसभा के उपसभापति की, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इसे लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, निशांत मिश्रा, प्रवक्ता एलजेपीआर, डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रवक्ता एसपी, प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस। तमाम मेहमानों का स्वागत है, और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। पहला रिएक्शन, चूंकि हरिवंश जी की मुलाकात हुई है तो शायद बिहार में इस बारे में कोई खबर हो, निशांत मिश्रा जी के पास। निशांत मिश्रा जी, आप लोगों के पास क्या चर्चा चल रही है, आप लोगों की पार्टी में क्या चर्चा चल रही है धनखड़ जी के इस कदम के बाद और अगले उपराष्ट्रपति को लेकर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया। देखिए, धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया, और निश्चित तौर पे उनकी उम्र भी 74 के आसपास हो गई थी, और वो स्वस्थ भी नहीं चल रहे थे, हम लोग जैसे कि देख रहे थे लगातार। और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने भी इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया है, और विपक्ष लगातार इसको एक इशू बना के बार बार सदन में काम होने से रोक रही है। तो इससे पता चल जाता है कि विपक्ष की मंशा क्या है। देखिए, समझनी पड़ेगी इस बातों को कि जब धनखड़ साहब चेयरपर्सन थे राज्यसभा में, उस वक्त यही विपक्ष महाभियोग लाकर उनको हटाने की बात कर रहे थे, और आज इनको हाय तौबा मचा हुआ है। तो इनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं, तो ये क्या करेंगे? तो ये हाय तौबा कर रहे हैं, इनके पास इस को इशू बना रहे हैं, जबकि ऐसी कोई इशू नहीं है। धनखड़ साहब ने क्लियरली लिखा है अपने पत्र में,
हेलो। हाँ, आपकी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। धनखड़ साहब ने अपने पत्र में जिक्र किया है, अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है और हम लोगों ने उसका स्वागत किया है, तो इसमें क्या कोई बात? तो उन्होंने मतलब कयासों पर खुद ही पूर्ण विराम लगा दिया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के रवैये से कहीं ना कहीं वो आहत थे, आप ये भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने सदन के अंदर जो भी उनके कन्फ्रंटेशंस रहे, वो भी एक वजह हो सकती है। विपक्ष का काम ही है, आप देखिए ना, यही विपक्ष से जब हाय तौबा मचाते थे धनखड़ साहब जब चेयरपर्सन थे, और आज इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया है, आज ये शुभ चिंतक बन गए हैं धनखड़ साहब के। तो इससे तो क्लियर हो जा रहा है ना कि इनकी सोच क्या है, इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा है कि इस बात का हम इशू बनाएं, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो ये चाहते हैं कि हम इस बात को इशू बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो इनका काम बस यही है, आज इनकी का हृदय परिवर्तन हुआ और कल यही विरोध कर रहे, तो इनकी मंशा साफ है। ठीक है, प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रभात जी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कयासों का दौर चल रहा है, आप लोग की तरफ से कई सारे बयान सामने आए हैं, आप लोगों की पार्टी कैसे देख रही है इसे? सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये सरकार और माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय का जिक्र है, उनके बीच की आपसी कलह है, तो इस पर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते और एक सबसे पुरानी पार्टी के मेंबर होने के नाते भी, दोनों स्तर में कह रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में हूं, कुछ बातें हैं जो संशय में डाल रही है। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में, मतलब पूरे दिन हाउस चला है, मैं भी प्रोसीडिंग देख रहा था, पूरे दिन हाउस चला है, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो उनकी तबीयत कहीं असहज महसूस कर रहे हों या इस कदर उनकी तबीयत हो कि ऐसा एकाएक फैसला लेना पड़े। फिर शाम को भी वो सारे विपक्ष के नेताओं से भी मिले और बहुत सारी चर्चाएं हुई। उन्होंने कमेटी के गठन पे भी अपना वक्तव्य रखा था। कुछ चीजें ऐसी थी, आप सोच के देखिए कि वो अकेले उपराष्ट्रपति महोदय हैं जो मतलब मीडिया जो संसद हमारी है, संसद न्यूज जो है, वो वहां तक वो पहुंच रहे हैं, उनसे जाके बातें कर रहे हैं, उनको अगले 6 महीने की प्लानिंग बता रहे हैं। और ये आनंद फानंद में इस ढंग का तो थोड़ा सा असमंजस में तो डालता है देश को भी। खैर, इसका सही जवाब तो स्वयं धनखड़ जी ही दे सकते हैं, लेकिन संशय में तो है, देश तो संशय में है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। देश संशय में है क्या कांग्रेस पार्टी भी संशय में है? नहीं, कांग्रेस पार्टी संशय में नहीं है। मैं आपको देश की बात करने के लिए बैठा हूं। मैंने पहले ही बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया, विवेक भाई, उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पे कि इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें एक बात की शंका जरूर है विवेक भाई, कि कल मानसून सत्र का पहला दिन था, हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हुई, आपने देखा पक्ष विपक्ष ने मिलकर के यह तय किया कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे तकरीबन लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में बहस होगी, उस पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। अब मुझे इस बात का संशय हो रहा है कि क्या ये इनका इस्तीफा इस ओर तो नहीं इंडिकेट कर रहा है कि हम इसी में बात करते रहे, विवेक भाई हमसे पूछते रहे और हम बताते रहे, और मूल मुद्दा जो इस देश का है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर सरकार को जवाब देना है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी प्रयास हो सकता है। मतलब ये मैं अपना निजी तर्क दे रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन विवेक भाई देश में लोग जो बोले क्या है कि हर एक व्यक्ति की राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है प्रभात जी, आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत कीजिए, आप जानकार बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं आप। हमारे साथ सौरभ दुबे भी जुड़ गए और हमारे साथ इस वक्त राकेश प्रजापति भी जुड़ गए हैं। मैं सौरभ दुबे जी के पास जाना चाहूंगा। सौरभ दुबे जी, 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। तो ये उन्होंने 10 जुलाई को क्लियर कर दिया था
और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। तो जब वो 10 जुलाई को कह रहे हैं तो ये 12 दिन में क्या, 11 दिन में क्या बदल गया? देखिए विवेक भाई, आदरणीय जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने पत्र लिखा, पत्र में स्पष्ट किया और इस बात का जिक्र किया कि बीच के सदन चलते हुए उनको क्यों जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसमें उन्होंने साफ साफ जो जिक्र किया है वो अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर के बताया है। और जो आप बात कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले तो वो कह ही रहे थे कि भैया मैं 10 अगस्त 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करूंगा, और उसके बीच में अगर कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो ये तो उनका अधिकार है ना भाई। आजकल शारीरिक गतिविधियां हो सकता है उनके बीच में ज़्यादा रही हो, डॉक्टर ने कुछ सलाह दिया हो, तो जो उन्होंने पत्र में लिखा है हमें उस बात को मानना चाहिए। और कोई इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात नहीं हो गई। पहले भी 2 राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरे नहीं हुए, इस बार भी तीसरे राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के तौर पे इनका बीच में इस्तीफा आया है। और पार्टी के अंदर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर दिया, बता दिया कि अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल रखें। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर पार्टी के अंदर उन्होंने जरूर चर्चा की होगी, क्योंकि ये कुल मिलाकर के जिस प्रकार से उनका इस्तीफा है राष्ट्रपति जी ने भी मंजूर कर लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदे ट्वीट करके बता दिया कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आप अपना ख्याल रखिए और स्वास्थ्य जो है अपना भरपूर उसका जो है लाभ उठाइए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इसके अंदर एक राजनीति का चक्र भी रचा जाता है, देखिए न जाने क्या हो गया है विपक्ष की पार्टियों को कि लगातार चाहे वो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, कोई कार्रवाई हो रही हो, तो भी वो ट्रंप की बात सुनते हैं। जब राष्ट्रपति जी जिक्र कर रहे हो कि मेरा स्वास्थ्य खराब है उस कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये उसमें भी कुछ ना कुछ राजनीति ढूंढने लगते हैं। ये मुझे लगता है कि एक नकारात्मक राजनीति का जो है ना वो कांग्रेस पार्टी प्रतीक बनती जा रही है। जिस प्रकार से इनके यहाँ से कई सारे बयान आने लगे, अरे भैया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी ने स्वयं कह दिया, चिट्ठी लिख दी, राइटिंग में लिख करके दे दिया, प्रमाण है ये सबसे बड़ा। अब उसके बाद आप जबरदस्ती कयास लगाइए, कोई कुछ कह रहा है। एक बात ये कही जा रही है कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन नड्डा जी और रिजिजू जी का वो इंतजार करते रहे, लेकिन वो आए नहीं। अच्छा, हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से शायद ये नहीं बताया गया था कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे, और शायद उन्हें इस बात का बुरा लगा और बीएसी की अगली बैठक जो है वो आज दोपहर 1 बजे तक के लिए टाल दी गई थी। तो यानी कि कल दोपहर 1 बजे या तो कुछ बात हुई है, या फिर आप जो बात कह रहे हैं कि भाई लेटर में जो जिक्र है वो सही है। दो में से एक बात ही सही हो सकती है। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई और भी बात है तो हम तो उसी बात को मानेंगे जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने बात को लिखा है पत्र में। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस प्रकार की बात है तो कई सारी, मैं तो देखिए भारत सरकार में काफी लंबे अरसे तक काम किया मैंने, कई सारी कैबिनेट मीटिंग होती है, कई उसमें कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं हो पाते, प्रधानमंत्री उस मीटिंग को लेते हैं। राष्ट्रपति सदन के अंदर उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा चूंकि उसके चेयरमैन होते हैं तो लगातार बैठक पे बैठक, मीटिंग पे मीटिंग होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जेपी नड्डा जी और किरण रिजिजू जी का जिक्र हो रहा है तो वो ना उपस्थित होने का कारण पहले ही दे देते हैं। तो ये सिर्फ कयास लगाने वाली बात है। अगर इस बात को रखा जा रहा है कि भैया वो बैठक में नहीं थे इस वजह से, ये मुझे लगता है कि देखिए एक बहुत बड़ा पद और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी का है उसको ये छोटे छोटे कारणों से हमें नीचा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति, और हमने लगातार देखा जब वो गवर्नर के रूप में बंगाल का काम देख रहे थे, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाया। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो वो चीजें, वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हाल के समय में हुई, चाहे वो 10 जुलाई को उनका बयान हो, चाहे वो कल दोपहर की 1 बजे की वो बीएससी वाली मीटिंग हो। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमारे पास बस एक एविडेंस मौजूद है जो कि उनका लेटर है। लेटर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, हम उसको फिलहाल बिलीफ मानकर चल रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। लेकिन कयासों के बाजार को इस तरह से कैसे रोक पाइएगा आप? देखिए हमने देखा है 2014 के बाद से मीडिया जितने भी सूत्र हैं, जितने भी कयास लगाता है उसमें न जाने क्यों विफल हो जाता है।
और इस सरकार के रहते हुए मीडिया ने जितने भी कयास लगाए, तमाम अब तक खबरें हम देखें पिछले 10 सालों में, वो सारे सूत्र उनके फेल हो गए। तो मुझे लगता है कि कयास लगाना आपका अधिकार है, आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कयास नहीं, एनालिसिस, हाँ वही कह लीजिए, आप अपना समीक्षा कह लीजिए, समीक्षा कह लीजिए, कयास कह लीजिए, लेकिन ये जो समीक्षा है, ये जो विश्लेषण है, ये जो आपका लोग का सूत्र बताते हैं, ये मुझे लगता है कि अभी तक 10 वर्षों में सफलता मिली नहीं है। हाँ, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री जब रेखा गुप्ता जी का था, मैं उसके लिए बधाई देता हूं, मीडिया की टीम ने कहीं ना कहीं महिला के तौर पर उनका नाम रखा था, एक सफलता वो पाने में कहीं ना कहीं कामयाब रही थी, लेकिन बाकी सब सूत्र जो है आपके फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कयास लगाइए, कयास लगाना आपका अधिकार है। प्रभात कुमार आपको कुछ कह रहा है? राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी नहीं जी जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से पक्ष रखने का प्रयास किया, साधुवाद के पात्र हैं आप, लेकिन मेरा प्रश्न वहां जाके अटक जा रहा है कि आज इतनी बड़ी घटना घटित हुई इस देश के ख्याल से, अगर देखिए उपराष्ट्रपति जी का 75 वर्षों में आजादी के बाद पहली बार इस ढंग से किसी उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, और उस घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने, सौरभ जी रुक जाइए, बीबी गिरी जी का वो अलग परिदृश्य था, रुक जाइए सौरभ जी, रुकिए, आप बोले हैं, प्रश्न सुन लीजिए। अरे प्रश्न सुनिएगा, उत्तर देने में आसानी होगी प्रभु, बेस्ट लिसनर पर्सन होता है। मैं ये जानना चाहता था विवेक भाई कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मुझे नहीं दिख रहा। पहला ये कयास की बात कर रहे थे, तो कयास तो यहां पर उस कयास को और ज्यादा बल मिलता है कि भाजपा ने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा। आज मैं कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पर बैठा हूं, सौरभ जी बैठ करके भाजपा की बैटिंग कर रहे हैं। भाजपा के पास प्रवक्ताओं की कमी हो गई क्या? तो सौरभ जी को ही ऑफिशियल घोषित कर दे। देखिए सूत्रों के प्रभात जी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सौरभ दुबे जी बीजेपी का पक्ष रखते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑफिशियल प्रवक्ता। नहीं, मेरे सूत्र ये बताते हैं। अब मेरे सूत्र को मना करके दिखा दें सौरभ दुबे जी। प्रिय भाई है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मुद्दों पर भाजपा प्रवक्ता नहीं भेजती है, और आज मैं बड़ा गंभीर विषय उठा रहा हूं जी। प्रश्न यह है कि 24 बार अमेरिका के एक दम्भी राष्ट्रपति के तौर पर बैठा हुआ व्यक्ति ट्रंप, जो कथाकथित मोदी जी का मित्र है, तू तरह की भाषा में बात करते थे, उसने 24 बार भारत का महिमा कहीं ना कहीं से खंडित करने का प्रयास किया, यह कहकर कि हमने ट्रेड का टेरर दिखा करके भारत और पाकिस्तान को सीज फायर करने पे मजबूर किया। उस पर भी भाजपा का प्रवक्ता करके नहीं बोल रहा था। और अंतिम बात कह रहा हूं, हाँ। हमारे ही पार्टी के नेता थे, चुने हुए राज्यसभा सदस्य माननीय गुलाम नबी आजाद साहब, जब वो रिटायर हो रहे थे तो क्या प्रधानमंत्री जी की भाषा थी, अरे सुन के लगता था राम और भरत मिलाप हो रहा है। लेकिन आज उपराष्ट्रपति जी के जाने के बाद भाजपा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक शब्द नहीं बोला, न तो इनके मंत्रियों ने कुछ उनको कहा, और प्रधानमंत्री जी की भी गर्मजोशी नहीं दिखी है। विवेक भाई, ये समझने की आवश्यकता है कि पूरी दाल काली है, यहाँ दाल में काला नहीं है, पूरी नहीं, आप ये कह रहे हैं, हालांकि बहुत गौरवान्वित पद पर रहे जगदीप धनखड़ जी, उनके लिए किसी भी शब्द और वाक्य का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। आपका सवाल जो है वो केंद्र में सवाल आपके ये है कि जो मुख्य बिंदु आपका कि वो उन्होंने छोड़ा नहीं है, उनको हटाया गया या फिर उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। ये झुंझुनू से लेकर दिल्ली तक यही खबर है जी। मैं एक रिएक्शन, वैभव श्रीवास्तव, आप ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड। नहीं, सूत्र तो मेरे बताते हैं, आप जो है बीजेपी को फ्रंट में रखते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि मैं तो इस देश के भले के पक्ष में जो भी बात कहनी है मैं वो कहूंगा। अब वो अगर कोई पार्टी की भाषा उससे मैच करती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? इस राष्ट्र के भले की मैं बात कर रहा हूं, मैं भारत माता की जय बोल रहा हूं, मैं वंदे मातरम बोल रहा हूं। अब वो कोई पार्टी को सूट करता है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? उससे अगर कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है तो मैं उसको मैं उनके लिए फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ठीक है। राकेश प्रजापति कुछ कह रहे हैं, राकेश प्रजापति और वैभव श्रीवास्तव भी आ गए। राकेश प्रजापति, मेरे तरफ से ये है। नहीं, विवेक जी बिल्कुल सही बात है। मैं जब आपका इस पैनल को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि भाजपा का प्रवक्ता तो है नहीं, हम बहस किससे करेंगे, लेकिन उसकी कमी को पूरी तरीके से सौरभ दुबे जी ने पूरा कर दिया, और एक एज ए राजनीतिक विश्लेषक बैठ करके। मैं दूसरा बात ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि ये धनखड़ जी का जो इस्तीफा हुआ है वो भाई भाजपा की और धनखड़ जी के आपसी तालमेल की बात है, इस पर हम कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन कैसे प्रतिक्रिया ना करें, वो धनखड़ जी जो पूरे दिन
राज्यसभा में बैठ करके कल पूरे दिन वहां बैठते हैं, पूरे दिन कार्रवाई में भाग लेते हैं। बाकायदा उनकी भाषा में वही तेवर थे जो पहले रहते थे, कहीं कोई तेवर में कमी नहीं थी। और पूरी बात ये बहुत सारे करोड़ों की संख्या में इनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। कभी कोई चित्र ऐसा नहीं देखा गया कल से पहले कि धनखड़ जी का स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी लेते हुए मोदी जी, अमित शाह जी या किसी मंत्री वगैरह का कोई फोटो पड़ा हो। विवेक जी, एक क्वेश्चन तो आपने किया था कल वाली घटना का, दो क्वेश्चन मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ जिन पर प्रश्न लग रहा है। एक तो भाई जब नेता सदन जो है वहाँ नेता सदन जो थे जेपी नड्डा जी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी के बीच में जब बहस चल रही थी, आपको शायद याद होगा, तब जेपी नड्डा जी ने क्या बोला था, मुझे लग रहा है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया गया है। जेपी नड्डा जी ने बोला था उस समय पर कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो सारी सदन की कार्रवाई में जाएगा, वो भी बोलोगे उस सदन की कार्रवाई में नहीं आएगा। बताइए, ये देश के उपराष्ट्रपति के साथ, सभापति के साथ एक भद्दा मजाक है या नहीं है? उस सीट के साथ, उस सीट की गरिमा के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है या नहीं है? दूसरा, कृषि मंत्री से उन्होंने प्रश्न पूछ लिया था आम जनता के सामने, ये 2-3 एक आपने उठा दिया। मुझे लगता है ये 3-4 ऐसी घटनाएं रही जिसकी वजह से सब कुछ सही होते हुए कोई किसी तरीके की इस तरीके की चर्चा ही नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इवन देम मुझे लग रहा है कि धनखड़ जी को भी नहीं पता होगा वो शाम को जो है इस्तीफा देने जा रहे हैं और इस्तीफा आ जाता है। हर व्यक्ति शौक था, इसीलिए शौक था क्योंकि कहीं ना कहीं या तो दबाव की स्थिति बनाई गई या कुछ भी किया गया हो। आने वाले दो प्रदेशों के चुनाव, मुझे तो जहां तक लगता है उन 2 प्रदेशों के चुनाव जो हैं बिहार और पश्चिम बंगाल, इनकी कोई रूपरेखा तैयार करनी है, इसलिए शायद ये घटना की गई है। जी देखिए, जेपी नड्डा जी के बयान को गलत किया गया यहाँ पर। देखिए, हो सकता हो कि उन्होंने इंग्लिश में बोला हो, इसलिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं समझ पाए उस बात को। उन्होंने जब पूरी लाइन बोलने के बाद उन्होंने लास्ट में कहा कि इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूं वही आपको, चूंकि माइक पे मैं हूं तो मेरी आवाज जाएगी। ये कोई वो उसमें महामहिम जी पे कोई अपना वो थोड़ी ना, उनको अपना अधिकार थोड़ी ना वो दिखा रहे थे। ये सिर्फ वो बता रहे थे कि जो संसदीय कार्रवाई में अभी मैं बोल रहा हूं सिर्फ मेरी बात जाएगी, उसके बाद आप बोलेंगे तो आपकी बात जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मैं तो मानता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम शब्दों का चयन जब महामहिम नड्डा जी ने कहा था नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, एंड आगे का भी सुन लीजिए ना, उसमें ऐसा ही होगा, इट शुड बी, ऐसा ही होना चाहिए, ये भी बोला है। आगे का ये लाइन बोलने को तो वो ये लाइन सिर्फ स्पीकर बोल सकते हैं, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। नहीं, नथिंग विल बी ऑन गो रिकॉर्ड, ये तो वो ही बोलते हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा ही होता है सदन की कार्रवाई। कांग्रेस ने लिखा कि अब सांसद नहीं खुद को स्पीकर समझने लगे। ये गलत है ना, ये मिथ्या है, ये कंफ्यूज करने का तरीका है। देखिए, जो उन्होंने बोला, उन्होंने लास्ट में इसी बात को प्रमाणित किया कि जैसा संसदीय प्रणाली में होता है ऐसा ही होगा, यही होना चाहिए। और ये तो बोलने का अधिकार उनको होता है, लेकिन कई लोग बोलते हैं, भाई मैं आपके मंच पे बोल रहा हूं, मेरा माइक है तो ये सदन में शाम तक सदन चला रहा है, अचानक से तबियत खराब हो जाएगा तो यही सब चीज उस पे आ रहा हूं। देखिए, 2 शब्द यहाँ पर गलत प्रयोग किए समाजवादी पार्टी ने महामहिम जी को लेकर के कि वो धनखड़, ये जो इनका पहला वाक्य था आप निकाल करके देखिएगा। मुझे लगता है ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, महामहिम है वो, और अभी अगर आप उनकी इज्जत कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया? अरे अचानक से उनको लगा होगा भाई कि मेरी जो स्थिति है आज, मतलब आपको कोई रिफ्ट नजर नहीं आ रहा है? नहीं, पहला दिन था ना, कोई टकराव नजर नहीं आ रहा। जब पहला दिन तनावपूर्ण, उनको लगा होगा कि आज पहला दिन है और मैं कार्य क्षेत्र में हूं, तो उन्होंने उसके बाद निर्णय लिया होगा। जी ठीक है, मैं वैभव श्रीवास्तव जी का इस पर चाहूंगा एक रिएक्शन। वैभव श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी से कैसे देख रही है? वैभव श्रीवास्तव जी। जी विवेक भाई, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, और नमस्कार सर, नमस्कार। प्रोग्राम देखने को नमस्कार। विवेक जी, जो ये हाल फिलहाल से घटनाक्रम हुए हैं और ये कोई आप उसके सीक्वेंस ऑफ इवेंट उठाकर देख लें तो ऐसा तो नहीं है कि पहला इंसिडेंट हुआ है और कुछ मन में आया और स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। आई थिंक यहाँ पर सौरभ जी के अलावा पूरा देश में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति के बाद ये इतना समझदार है कि वो ये जानता है कि किस तरह के दबाव की राजनीति के चलते इस्तीफा दिया गया है। पूरा देश इस बात से शॉक में है। आप उनके रिमार्क्स देखिए किस तरह से दिए गए हैं।
आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए किस तरह से दिए, तो ये जो भी एक आम व्यक्ति, एक आम भारतीय है, वो देखकर इस बात से पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएगा किस तरह से दबाव की राजनीति की गई है। और कहाँ है प्रधानमंत्री जी? बात बात पे, किसी चीजों पे, छोटी से छोटी चीजों पे तो उनके क्विक रिएक्शन आ जाते हैं। हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा सर्वोच्च पद इस देश का, उसके द्वारा एक व्यक्ति का, और ये संदेहास्पद स्थिति में इस्तीफा है, और इस पे अभी तक प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय की तरफ से एक शब्द नहीं निकला। मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा विवेक भाई, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को कंट्रोल करने का एक तरीका है। हमने देखा किस तरह से जुडिशरी को कंट्रोल किया गया, हमने देखा किस तरह से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कंट्रोल किया गया और बिल लाया गया उनके अपॉइंटमेंट का। जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, डेमोक्रेटिक पद है, इंस्टीट्यूशन है, किस तरह से प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय की तरफ से कंट्रोल किए जाते हैं, ये उसका एक और एग्जाम्पल है। अभी ये बात आगे जैसे बढ़ेगी समझ में आएगी, लेकिन इसके उपरांत हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आके जवाब दें। प्रधानमंत्री तो संसद से गायब है, एक शब्द आज तक नहीं निकला मोदी ट्रंप के नाम का। मोदी जी जाके वहां पे प्रचार करते घूम रहे थे, हाथ में हाथ डाले घूम रहे थे शी जिनपिंग के और उनके ट्रंप साहब के। एक शब्द नहीं निकलता आज मोदी जी के मुंह से कि क्या, किस तरह से वो भारत के संप्रभुता को चोट पहुंचा रहा है वो आदमी ट्रंप। मैं तो इस तरह से संबोधित करूंगा कि वो मेरे देश की संप्रभुता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, और मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मोदी जी कोई किसी भी तरह से विपक्ष के जवाबों का सामना करने से बचते। आप ये बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। आपने कहा कि स्पीकर जैसे महत्वपूर्ण पद को और उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। विवेक जी, ये पूरा देश, जो भी आम भारतीय इस पूरे नतीजे को देख रहा है, सबके मन में ये प्रश्न चिन्ह है। और पहले जो शक था, अब धीरे धीरे वो मजबूत हो रहा है, क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है। जो भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, बार बार से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है उसको। और हर व्यक्ति के मन में प्रश्न चिन्ह है, तो ये हमारा नहीं है, हर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में ये क्वेश्चन चल रहा है, जिसका आंसर देना पड़ेगा। तो आप क्या कह रहे हैं, धनखड़ जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे बीजेपी के हाथ से, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं विवेक जी, बिल्कुल नहीं। मैं फिर से कहता हूं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत ही सम्मानित चीज है, मैं इस तरह से उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हाल फिलहाल में उस संवैधानिक पद को एक क्वेश्चन किया गया, और जिस तरह से ये, चाहे सौरभ जी कुछ भी बैटिंग कर ले बीजेपी की, जिस तरह से राज्यसभा में किस तरह से नड्डा जी की तरफ से शर्मनाक स्टेटमेंट, मैं फिर से कहूंगा, 10 बार कहूंगा, वो वापस से पूरा स्टेटमेंट चला के देखिए। विपक्ष भी तो लगातार विपक्ष भी तो लगातार किस तरह से शर्मनाक, वैभव जी, विपक्ष ने भी लगातार यही किया। विपक्ष ने लगातार क्या किया? विपक्ष ने लगातार कन्फ्रंट किया मल्लिकार्जुन खड़गे रहे हो, चाहे वो जया बच्चन रही हो, चाहे वो कल्याण बनर्जी ने किस तरह से धनखड़ जी को मिमिक करने की कोशिश की थी। ये बात भी किसी को नहीं भूलना चाहिए, उस पर काफी हंगामा भी हुआ था। तो आज बेशक आपके आंखों के तारा होंगे, आपको लग रहे होंगे, लेकिन एक दिन पहले तो आपको पसंद नहीं आ रहे थे। विपक्ष की मैं आपको बात कर रहा हूं, पूरे विपक्ष को नहीं रास आ रहे थे जगदीप धनखड़ जी। हम फिर से कह रहे हैं कि उन्होंने पहले पास्ट में कैसे अपने रिमार्क्स दिए, किसकी प्रोसीडिंग ली, किसके क्वेश्चन लिए, किसको टाइम दिया, किसको नहीं टाइम दिया, उस पे हम नहीं आ रहे हैं। इस समय नेता सदन, इस समय सदन के तो नेता थे जेपी नड्डा साहब ना, उनकी तरफ से किस तरह के लूज रिमार्क्स दिए गए, किसी क्या इस व्यक्ति इस पद पर वैसे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचे। और ये केवल एक इंसिडेंट नहीं है, आप पहले भी देख लीजिए किस तरह से शिवराज सिंह चौहान जी के मंच पे किस तरह से रिमार्क्स दिए गए, और भी इस तरह के इंसिडेंट्स। ये उस व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, और मैं कह रहा हूं हो सकता है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया हो स्वास्थ्य कारणों का, हो सकता है। निशांत मिश्रा जी का रिएक्शन ले लो, फिर मैं आपके पास। क्लियरली ये बात तो आए, प्रधानमंत्री इसमें टिप्पणी तो दें, बात तो करें इस पे। जी निशांत मिश्रा जी देखिए खलबलाहट किस तरीके से है विपक्ष में। अभी आपने भी कहा कि आज से पहले धनखड़ साहब पे ये लोग किस तरीके से टीका टिप्पणी करते थे, और आज जब मौका मिल गया इन लोगों को, तो आज ये सरकार पे हावी हो रहे हैं, उनको लेकर सिंपैथी दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मानसिकता है। देखिए सदन कल स्टार्ट ही हुआ था, और जिस तरीके से दोनों सदन को चलने नहीं दिया जा रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
सदन चलेगा तो भारत की जनता के लिए, लोगों के लिए काम होगा। लेकिन इन लोगों को विकास से तो कोई लेना देना है नहीं, जो विपक्ष का रोल होना चाहिए उससे कोई मतलब है नहीं, बस सदन को रोकना है, काम होने नहीं देना है। धनखड़ साहब ने, आदरणीय धनखड़ साहब ने स्पष्ट रूप से लेटर जारी किया। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे कि इस तरीके से इस्तीफा नहीं होता है, तो भाई किस तरीके से होता है? ढोल नगाड़ा बजा के इस्तीफा होता है? अरे भाई उन्होंने इस्तीफा दिया, बजाबते लिखित दिया, उनको राष्ट्रपति जी ने ये किया और उसके बाद आप कह रहे हैं। तो आप देखिए, आप जो है हमेशा से आप लोग जो है किस तरीके की राजनीति करते हैं, हमेशा से निगेटिव राजनीति करते हैं और आज भी वही कर रहे हैं। तो इससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, आप लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और देश की जनता आप लोगों को देख रही है। बेवजह बातों को आप लोग किस तरीके से तूल दे रहे हैं विवेक भाई? नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आप तो चिट्ठी का हवाला तो दे रहे हैं और हर कोई इसी बात का जिक्र कर रहा है, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन सिचुएशन और एक्शन मेल नहीं खा रहे हैं। देखिए, सिचुएशन एक्शन मेल नहीं खा रहे हैं, अब इसको आप किस पैमाने पे देख रहे हैं? भाई उनकी उम्र आप देखिए 74 ईयर्स के थे और इससे पहले कई बार वो सरकारी कार्यक्रम में भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, वो भी तो सबके सामने। उनका अभी 10 जुलाई का बयान है जिसमें कहा कि मैं अगस्त 2027 में रिटायर होने के लिए तैयार हूं। वो तो 2027 का टारगेट लेकर चल रहे थे, 2025 चल रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया? 2 साल पहले ही इस्तीफा जो है उस पर दस्तखत कर दिया उन्होंने। विवेक भाई, वो तो परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से होती है ना। अभी हम लोग, मैं वही कह रहा हूं, हमको थोड़ी पता है कल क्या होने वाला है। एक्शन और सिचुएशन में फर्क है। प्रभात जी कुछ कह रहे हैं आपको जी। अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाए, विवेक जी, मैं निशांत भाई को बता दूं, आप रेस्ट करिए। तो इन्होंने अभी हाउस के प्रोसीडिंग पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया विपक्ष पे। जी निशांत भाई सुनिएगा, जो बोला है तो फिर जवाब सुनने का मौका रखिए और कहीं कोई बात नहीं है। आप देखिए, माहौल एकदम शांतिपूर्ण है, लेकिन ये लोग सदन चलने नहीं दे रहे हैं। इससे ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं? ठीक है, प्रभात कुमार जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, निशांत मिश्रा जी जवाब ले लेते हैं। प्रभात कुमार, इन्होंने हाउस के प्रोसीडिंग के बारे में कहा कि विपक्ष हाउस नहीं चलने देती। अब निशांत भाई नए नए राजनीति में आए, मुझे नहीं पता। माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी और माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, दोनों का ऑफिशियल स्टेटमेंट में कोट कर रहा हूं, कोड एंड कोट। माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, हाउस चलाना सत्ता पक्ष का काम है। माननीय स्वर्गीय अरुण जेटली जी, सत्ता पक्ष का काम है सदन को संचालित करवाना। अब आते हैं इनकी उस बात पर जिसमें इन्होंने कहा कि हंगामा चल रहा। अरे कल पहला दिन था निशांत भाई, हंगामा तो बरपा, लेकिन दिन में नहीं, रात को बरपा, जब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने, और ठीक कहा इन्होंने, 74 वर्ष उम्र है उनका। मुझे पता है 17 सितंबर को किसी का उम्र 75 वर्ष भी होने वाला, उनका क्या होगा निशांत भाई? और चिराग, आपने कहा ढोल नगाड़े बजा करके इस्तीफा नहीं दिया जाता, तो चिराग जी के घर से जो सामान फिकवाया भारतीय जनता पार्टी ने, वो ढोल नगाड़े बजवा करके फिकवाया था, ऐसे फिकवा दिया। रामलीला जी की तस्वीर भी थी उसमें, उनके कुछ याद के लम्हे भी थे उसमें। तो उसके बारे में निशांत भाई रिसर्च करके आइएगा, कभी तो बताइएगा। लेकिन अभी का मुद्दा जो है वो मेरा अभी भी वहीं पे अटका है कि भाजपा ने आज किसी चैनल पर इस गंभीर मुद्दे पर अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा, पहली बात। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर जो चर्चा, जिसके बारे में 16 घंटे लोकसभा और 9 घंटे राज्यसभा में निर्धारित किया गया है, वो कहीं इस मामले को सामने रख के लटकाने और भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी ना करे, मुझे इस बात का शक भी है। और मुझे इनके क्रियाकलापों से, इनका चाल से चेहरा पीछे भी हमने देखा है, एक बात को सामने रख के दूसरे बात को अटका देना, फिर यू टर्न ले लेना। तो ये यू टर्न वाले लोग हैं, तो मुझे डाउट है कि फिर यू टर्न ना ले लें। क्योंकि नड्डा साहब का, बिल्कुल जो हमारे साथी जिक्र कर रहे थे, नड्डा साहब का मैंने देखा था आपकी प्रोसीडिंग, नड्डा साहब ऐसे ट्वीट कर रहे थे कि सदन के चेयर पे नड्डा साहब बैठे हैं और जो चेयर पर आसीन लोग हैं, माननीय जगदीप धनखड़ साहब, वो यूं सुन रहे हैं जैसे वो नीचे बैठे हैं। प्रभात भाई, मानसिकता, प्रभात भाई, अभी तक आधे घंटे हो गए, आपने अपनी तरफ से एक भी मजबूत दलील नहीं दे पाए। आप एक सेकंड, पर्देदारी बहुत चीजें उजागर कर रही है आपके पर्दे में ना, बहुत झोल है, बहुत छेद है, सारी चीजें उजागर हो रही है। आपको लगता है कि लोग नहीं समझ पा रहे? देख रहा है सौरभ जी। निशांत मिश्रा जी को जवाब देना चाह रहा हूं। निशांत मिश्रा जी अभी कह रहे हैं प्रभात भाई कि जेपी नड्डा साहब का जो स्टेटमेंट था वो गलत था, इनको याद ही नहीं है
इन्हीं के नेता ने अध्यादेश फाड़ दिया था अपनी ही सरकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके, तब कहाँ थे? तो इनका काम ही है गलत तरीके से लोगों को प्रिटेंड करना और प्रोपेगेंडा फैलाना। अभी देखिए ना, बेवजह बातों को ये लोग तूल दे रहे हैं, सब लोग मिलकर बेवजह तूल दे रहे हैं, जबकि तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। तूल क्यों दे रहे भाई? आप राजनीति में आए, एक करके भाई साहब, एक करके सुनिए मेरी बात। प्रभात जी मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है कि आप काहे इतना जो है वो एक तरह से यूं कहा जाए कि खुश हो रहे हैं या फिर सवाल उठा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ जी चले गए, बड़ा एक सॉफ्ट जो है वो दिल दिखा रहे हैं। 10 दिसंबर 2024 को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के 60 से ज्यादा सांसदों ने संविधान के अनुच्छेद 16B के तहत धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। तो आप तो चाहते थे कि दिसंबर में इनकी विदाई हो जाए। धनखड़ जी तो जो है वो जुलाई 2025 तक रह गए। तो ये आप जो बात सरकार के लिए कह रहे हैं, यही बात कहीं आपके ऊपर लागू तो नहीं हो रही कि आप चाहते ही नहीं थे धनखड़ जी बने रहे? मन खुश कर दिया इस प्रश्न को करके। हाँ, विपक्ष का संवैधानिक अधिकार भारत के संविधान ने दिया है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं, और हमने उसी अधिकार का प्रयोग वहां पर किया। लेकिन जब 2022 में धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने के लिए आए थे, तो आपको याद होगा विवेक भाई, आपने भी चलाया होगा अपने न्यूज चैनल पे कि झुंझुनू से लेकर के दिल्ली तक मतलब क्या माहौल क्रिएट किया भारतीय जनता पार्टी ने कि किसान का बेटा, किसान का बेटा, किसान का बेटा। अरे भाई साहब, हम कहां मना कर रहे थे? हम तो कह रहे हैं किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री भी बने चौधरी चरण सिंह जी। मना नहीं कर रहे, तो कैंडिडेट नहीं दिया था आपने? विवेक भाई सुनिए, नहीं, उपराष्ट्रपति कैंडिडेट नहीं दिया था आपने। इतना जो आप नहीं, ये इतना जो दूध के धोए बनते हैं ना प्रभात भाई, आपने कैंडिडेट दिया था कि नहीं दिया था? आप चाहते हैं देश का जो किसान है प्रधानमंत्री बने, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने कैंडिडेट देके तो विरोध कर दिया ना। मेरी अगली बात पर आपको हंसी आएगी। हाँ बताइए। जो कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, धनखड़ साहब भी उसी में से है। किसी को मुख्यमंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी, किसी को केंद्र में मंत्री बनाती है भारतीय जनता पार्टी, कि अब उपराष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया धनखड़ साहब ने, वो अलग बात है। उनकी पृष्ठभूमि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से थी, बाद में कांग्रेस में वो आए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में भी थे वो। तो मेरा ये मानना है विवेक भाई कि इस नाते भी पूर्व में वो कांग्रेसी थे, दिल में दर्द तो होगा जी। सौरभ द्विवेदी, तो हम लड़ रहे थे। देखिए, वैचारिक मतभेद थे, लेकिन धनखड़ साहब अच्छे थे। देखिए, वैचारिक मतभेद वो सौरभ जी के लिए खराब हो सकते हैं, इनकी तो आदत में है। वैचारिक मतभेद की बात कर रहे थे, यही दो वैचारिक यहाँ पर पड़ोसी बैठे हुए आप बता दीजिए ना, आपके किससे में वैचारिक मतभेद थे? उस पे आ रहा हूँ। ये वैचारिक जो पड़ोसी बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, दिल्ली के चुनाव में एक दूसरे को पटक करके यहाँ पर कपड़े फाड़ दिए एक दूसरे के। अरे सुन लो भैया, सुन लो, अरे बंद, अब सुन लो। जब आप एक करके सौरभ द्विवेदी ना सदन चलने देते हो ना डिबेट चलने देते हो। ठीक है भैया, बोल लीजिए। ना सदन चलने देते हैं ना डिबेट चलने देते हैं। अरे नाक भौंका काहे टाइट कर रहे हैं? बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोल दीजिए। स्वर्गीय अरुण जेटली जी की बात बता रहे थे, कुछ अमल भी कर लिया करो भैया। देखिए, मैं ये कह रहा था, अंदर की खबर बताइए कि नहीं बताइए? मैं अंदर की खबर बताऊंगा आपको, एकदम बताऊंगा। आपने थोड़ी देर पहले अभी टीवी पर क्लेम किया, मेरे पास विजुअल है, आपने कहा था आप कई सरकारी जो है विभागों में कार्यरत रह चुके हैं, मैं आपको कई मंत्रालयों में रह चुके हैं, आपने अब बयान दिया है टीवी पर। बिल्कुल रहा, तो आपके सूत्र होंगे। मैं सूत्र जो है मैं बता रहा हूं आपको, सनसनीखेज बताता हूं, 1 मिनट का समय दीजिए मुझे। ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है, देखिए इनका चरित्र देखिए। ये पे दिल्ली के चुनाव में एक दूसरे को, फिर शांत हो जाओ भैया, फिर सुषमा स्वराज जी को भूल गए, अरे स्वर्गीय अरुण जेटली जी को भूल गए। शांत बैठिए ना थोड़ी देर। अरे संसदीय मर्यादा के अलावा डिबेट की मर्यादा होती है महाराज, डिबेट की। ठीक है, एक बार जवाब ले लेते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। बस 1 मिनट खाना पचा लीजिए, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट खाना पचाओ अपना।
ये लोग पटक पटक करके एक दूसरे के कपड़े फाड़े, और उसके बाद जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अभी मुझे लगता है बिल्कुल खाली हो गए। दिल्ली की सत्ता क्या चली गई, इनके पास कोई काम ही नहीं बचा, सो रहे हैं आराम से। कह रहे प्रधानमंत्री कहां है, दिखाई नहीं दिए संसद में। अरे संसद के कल सत्र शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री जी का उन्होंने बाकायदे प्रेस से वार्ता की है, वो आपने नहीं देखा। ये कह रहे हैं धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री जी कहां है, प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आया। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट पढ़ लीजिए। अगर आप ट्विटर नहीं चलाते होंगे तो मुझे लगता है आपने किसी सहयोगी से लेकर के ट्विटर अकाउंट देख लीजिए। अब तीसरी बात जो वैचारिक मतभेद की बात है, देखिए कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी का काम है कि जो भी इनकी पार्टी के सीनियर लोग हैं, पहले तो ये उनका सम्मान नहीं करते। लगातार धनखड़ जी एक बात करते रहे, जो धनखड़ जी का किसी से वैचारिक मतभेद हुआ था, वैचारिक मतभेद था, मैं बता रहा हूं किससे था ना, वही बता रहा हूं। देखिए मैं यही कह रहा था कि एक तो जो उन्होंने बीजेपी में था, ये जो उन्होंने जिक्र किया है या तो जो पत्र में है, एक बात तो वो सत्य है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वैचारिक मतभेद, उनका वैचारिक मतभेद था वो जब सदन पिछली जो भी संसद के सत्र गए, जो बजट सत्र था अभी फरवरी मार्च में कंप्लीट हुआ, उसके बाद धनखड़ जी ने इस बात को रखा था, कुछ पार्टी के लोग थे वहां, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसके अंदर इस बात को रखा था कि जो संसद है इसके अंदर अभद्रता मत करिए। इस अभद्रता करने के कारण से मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने, चाहे वो समाजवादी पार्टी की जया बच्चन जी हो, जिस प्रकार से लगातार महामहिम जी का अपमान किया उन्होंने उपराष्ट्रपति का, लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता और स्वयं राहुल गांधी, जो एक आपने कहा कि मिमिक्री कांड हुआ था, उसके बाद इतने आहत हो गए। सिर्फ कल्याण बनर्जी नहीं थे उसमें, ये पूरी टीम इनकी मिला करके, विरोध किसी ने नहीं किया था, अगुवाई कर रहे थे कल्याण बनर्जी उसमें, लेकिन वो वहां से बहुत आहत हो गए थे उस घटना के बाद। और उन्होंने लगातार कहा कि मेरा अपमान, एक किसान के बेटे का अपमान ये लोग कर रहे हैं, एक जाट समाज का अपमान कर रहे हैं। यही कारण था कि मुझे लगता है कि अगर दूसरी स्थिति कोई आती है, यही कारण होगा जिस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जो संसदीय की कार्य करने की मर्यादा है वो विपक्ष हर जगह से तार तार कर रहा था। लगातार उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के चेयरमैन के पद को अपमानित करने का प्रयास ये पार्टियां कर रही थी। यही है सूत्र। जनता की राजनीतिक समझ पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, जनता की राजनीति कैसे हो गई इसमें? राजनीतिक समझ पर सवाल नहीं, कैसे राजनीतिक समझ हो गई जनता की? भाई विवाद हुआ फरवरी मार्च में जी, और इस्तीफा हुआ जुलाई में, और भी एक दिन का सेशन होने के बाद, एक दिन का सेशन होने के बाद। हाँ, क्योंकि तो कल ये, एक आप किसको बेवकूफ समझ रहे हैं? नहीं, एक दिन का कल क्या था? आप एंकर को कल एक दिन विपक्ष का चरित्र क्या था? दर्शकों को बेवकूफ समझते हैं। अरे मेरे को ये बताइए आप, मैं किसी को बेवकूफ नहीं समझ रहा, आप सब सम्मानित है और आप वरिष्ठ हैं, ऐसा अपमानित करने का प्रयास मेरा किसी को नहीं है। लेकिन देखिए जो आप कह रहे हैं, कल उन्होंने पूरे दिन सत्र चलाया, उस पूरे सत्र आहत हुए मार्च में, इस्तीफा दिया जुलाई में, कल भी आहत हुए ना, जब उन्होंने समझाया था तो ये सम्मति हो गई थी कि अगली बार नड्डा जी के बयान से आहत हुए। सदन नड्डा जी की बात से नहीं, विपक्ष की बात से, आप ही तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की बातों से आहत हुए, कांग्रेस पार्टी की बातों से आहत हुए, आम आदमी पार्टी की बातों से आहत हुए। वो लगातार विपक्ष को सलाह देते आए, चूंकि एक वरिष्ठ जो है वो पहले राज्यपाल भी राकेश प्रजापति आपके पास आ रहा हूं। राकेश कहा कि विपक्ष इस तरह का रवैया ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष जिम्मेदार है। राकेश प्रजापति, जो सौरभ दुबे कह रहे हैं विपक्ष जिम्मेदार है धनखड़ जी के जाने का, आप लोग जिम्मेदार हैं। विवेक जी, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि एक ओर तो सौरभ दुबे जी ने जब शुरुआत की थी कि धनखड़ जी स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, आज अभी आपके सामने इन्होंने कई बार कबूल कर लिया कि विपक्ष की वजह से आहत हुए, कांग्रेस की वजह से आहत हुए, सपा की वजह से आहत हुए, इसलिए इन्होंने दिया। और अभी ये मिमिक्री की बात कर रहे थे, कैसे सौरभ दुबे जी झूठ बोल रहे हो, बैठ करके परोस रहे हो। इस देश में सबसे ज्यादा मिमिक्री करने वाला कोई व्यक्ति है तो प्रधानमंत्री मोदी जी है। किस तरीके की मिमिक्री वो करते हैं, उंगलियों से किस तरीके से चलाते हैं, वैसी उंगली तो कोई चला ही नहीं पाता है। शर्म आनी चाहिए सौरभ दुबे जी कि भाजपा के प्रवक्ता तो इतनी खुल करके भाजपा की बैटिंग नहीं करते होंगे जितनी आप राजनीतिक विश्लेषक करके। कुछ प्रधानमंत्री जो उंगलियों से करते हैं, कुछ बता पाएंगे? हमें भी तो समझ में आए। अरे आप इतने महान विद्वान हैं, हमें भी तो समझाइए उंगलियों से क्या इशारा है, क्या करते हैं प्रधानमंत्री उंगलियों से? क्या नहीं समझा? नहीं, मेरे को समझाइए जरा। आप कह रहे थे मिमिक्री, वो मिमिक्री कौन सी है? कोई एक उदाहरण पेश कर सकते हैं? आप ऐसे करेंगे, कोई एक उदाहरण पेश कर दीजिए, वो उंगलियों से क्या दिखाया, क्या किया?
बताएंगे जरा क्या? आप एक्सेप्ट करके ये कहिए कि हाँ धनखड़ जी ने आहत होकर के इस्तीफा दिए। अब मैं तो बार बार कह रहा हूँ, धनखड़ जी ने जो पत्र पे लिखा उसी बात को सत्य माना जाएगा। आहत होने की बात महामहिम जी ने कई बार अपने मुंह से कही कि मैं विपक्ष के रवैये से आहत हूँ। उन्होंने कही थी इस बात को, मैं गलत बात नहीं कह रहा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर, आपने कहा कि झूठ के परिणाम रीढ़ की हड्डी, एक करके रीढ़ की हड्डी नहीं है, ये भी कहा था आपने। उस समय भी आहत हुए थे वो, आपने महामहिम जी को एक बार आहत नहीं किया। एक करके राकेश जी अगर पूरा कर ले उसके बाद जी के पास आ रहा हूँ। राकेश एक सौरभ दुबे जी, आपकी बात आ गई। राकेश जी विवेक जी, मैं बता रहा हूँ वो आहत किससे थे। वो आहत इस बात से थे कि हमारे उपराष्ट्रपति जी हाथ जोड़ते थे, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री नमस्ते ले रहे हैं, ना भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा उनकी नमस्ते ले रहे हैं, ना गृह मंत्री उनकी नमस्ते ले रहे हैं। ये वो आहत इन चीजों से थे। वो भाई कमी तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी, आप लोगों ने तो अविश्वास प्रस्ताव ही डाल दिया। कमी आप लोगों ने भी कोई कोर कसर थोड़ी छोड़ी है इस मामले में। विवेक जी देखिए, जब लग रहा था कि जिस सीट का एक देश की दूसरे नंबर का पद, संवैधानिक पद है, वो दूसरे नंबर का, कोई व्यक्ति जब उस संवैधानिक पद पर बैठ करके भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सर करके बुला रहा है, ये कौन सा तरीका था? सर नहीं, उनके कोई सर नहीं था, उनके लिए केवल देश के अंदर एक ही व्यक्ति सर था, जिसका जो थे राष्ट्रपति, उनसे बड़ा केवल एक पद था। वो सर कह करके बुला रहे हैं। तो ये चीजें, ये चीजें विपक्ष क्यों बर्दाश्त करता? ये चीजें विपक्ष नहीं देख सकता ना, इसलिए विपक्ष ने उनका, लेकिन उनके पर्सनल व्यक्तित्व पर नहीं। आपको देखिए, अब सवाल ये है कि आपको विपक्ष को उपराष्ट्रपति से भी प्रॉब्लम, विपक्ष को इलेक्शन कमीशन से भी प्रॉब्लम, विपक्ष को केंद्रीय एजेंसियों से प्रॉब्लम, विपक्ष को जो है वो प्रधानमंत्री से भी प्रॉब्लम, विपक्ष को जो राष्ट्रपति से भी प्रॉब्लम, उपराष्ट्रपति से भी प्रॉब्लम। कहीं तो जाकर ये लिस्ट खत्म होगी, कोई तो लक्ष्मण रेखा होगी विपक्ष की। मैं सवाल को ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष सवाल ना पूछे। विपक्ष जब व्यक्तिगत सवाल उठाता है और जब इंडिविजुअली टारगेट करता है, तब जाकर सवाल उठते हैं। विवेक जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि ईडी ने सारी हदें पार कर दी हैं। अच्छा, ईडी ने सारी हदें पार किसके कहने पर की है? नहीं, मेरी आज डिबेट देखिए, मेरी आज डिबेट उस तरफ नहीं है। मैं आज धनखड़ जी के मामले पर ही रहूंगा। तो ये सब है तो भारत, धनखड़ जी के मामले पर ही रहूंगा। वैभव श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड लेके रुक जाइए। वैभव श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं, वैभव श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड रुक जाइए। वैभव श्रीवास्तव जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। वैभव श्रीवास्तव जी। जी विवेक जी, मैं ये कह रहा था, जिस तरह से भाजपा के प्रॉक्सी स्पोक्स पर्सन की तरफ से डिबेट को हल्का करने की कोशिश की गई है, और विवेक जी आपसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर हम बात उन पे कर रहे हैं तो उसी बातों पे बात करें। इन लोगों की तरफ से इतनी हल्का डिबेट बनाने की कोशिश की गई है, खासतौर से ये जो भाजपा समर्थित राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं। द पॉइंट इज विवेक जी, पूरा देश, आप केवल हम नहीं, और आप जिस तरह से प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, पूरा देश इस चीज को प्रश्न चिन्ह उठा रहा है कि सारी ये जो प्रक्रिया हुई है, फॉरगेट अबाउट कि हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ वैचारिक रूप से मतभेद हो सकते हैं, और डेमोक्रेसी में ये खूबसूरती है कि आपको वैचारिक मतभेद रखने की आजादी है। आप जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आके आप अपनी बात रख सकते हैं और उसकी प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। वही विपक्ष ने किया, लेकिन इस तरह से प्रश्न चिन्ह करना और भाजपा के द्वारा चेयर का अपमान करना, निश्चित तौर पे कई सारे ऐसे पहलू हैं जो प्रश्न चिन्ह इस ओर लेकर जा रहे हैं कि यह इस्तीफा स्वाभाविक नहीं लगता। आज तक संसद की गरिमा का सबसे ज्यादा किसी ने तार किया है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इस देश ने देखा कि किस तरह से एक सांसद, रमेश बिदुड़ी जैसे सांसद ने किस तरह से अपमानजनक शब्द कहे, प्रधानमंत्री ने किस तरह से अपमानजनक शब्द कहे, इनके क्या ही नेताओं ने अपमानजनक शब्द कहे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी नैतिकता नहीं है कि वो विपक्ष से पूछ सके या किसी पार्टी से कि आपका व्यवहार अनडेमोक्रेटिक था, अनरूली बिहेवियर था आपका संसद में। क्योंकि संसद, जैसा कि पहले भी कहा गया, सत्ता की, जो पार्टी सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि संसद सुचारू रूप से चले। इसलिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होती है, इसलिए आपके पास संसदीय कार्य मंत्री होते हैं। क्यों बनाए जाते हैं सब लोग? इसलिए बनाए जाते हैं ताकि संसद को सुचारू रूप से चले। आज भी जिस परिस्थिति में
हम धनखड़ साहब के जितने भी उन्होंने जिस तरह से अपना टर्म एज ए चेयर निभाया है, हम उनसे बहुत 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 कुछ सीखा भी हमने, और बहुत चीजें हमारे ऑब्जेक्शंस भी रहे उनके कई सारे फैसले पे। लेकिन इसका प्रश्न ये नहीं, इससे ये नहीं हो जाता कि किस तरह से चेयर की गरिमा तार-तार की जाए। अभी जो परिस्थिति है वो देख के लगता है कि इस तरह के कई सारे डिसीजन से चेयर की गरिमा तार हुई है, जिससे धनखड़ साहब को ठेस पहुंची और विवश होकर उन्होंने इस्तीफा देना किया गया, या फिर उनको कंट्रोल करने की कोशिश हो गई। ये तो इन सभी का आंसर्स तो आगे चल के धनखड़ साहब ही बता पाएंगे, लेकिन पूरा देश इस फैसले से स्तब्ध है, और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस फैसले से बहुत ही देखिए, बेशक ये जगदीप धनखड़ या उनके आसपास रहने वाले करीबी लोग ही जानते होंगे फिलहाल क्या चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द इसका खुलासा होगा। सौरभ दुबे जी, वैसे भी बड़ी मशहूर लाइन है, वो क्या है वो कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, ऐसा सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूल है। तो वो बनावट के उसूल तो धरे के धरे हैं। जगदीप जी की जिस दिन किताब रिलीज हुई, दिन सारी बातें ऐसी कई किताब आ चुकी है जिसमें पास्ट की बातों को बताया गया। सौरभ दुबे जी, देखिए मैं वही कह रहा हूं कि वैभव जी ने अभी एक बात कही कि हल्की बात, हमने हल्की बात नहीं कही। आपने कहा प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं, मैंने वो जवाब दिया। आपको जवाब पसंद नहीं आया होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पूरे कैमरे ने देखा वहां संसद में, लेकिन आम आदमी पार्टी को क्या प्रधानमंत्री जी नहीं दिखाई दिए? प्रधानमंत्री जी ने आज ट्वीट किया, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है आपको ट्वीट इसलिए नहीं दिखाई दिया, सुतूर मुर्ग की तरह जमीन जो है मैं सर गाड़ लेने से ना रात अंधेरा नहीं हो जाता है महाराज, बस सर को बाहर निकालिए। देखिए, कारण हो सकता है, कुछ कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन कारण हम वही मानेंगे जो महामहिम जी ने चिट्ठी लिखी है, पत्र लिखा है, जो प्रधानमंत्री जी ने उनको ट्वीट किया है। हो सकता हो कि मैं तो कह रहा हूं आहत होने का जिक्र उन्होंने किया है, अपने मुंह से किया है, लेकिन किसको लेके किया है आप ढूंढ लीजिए। विपक्ष को लेके किया है, कांग्रेस पार्टी को लेके किया है, समाजवादी पार्टी को लेके किया है, आम आदमी पार्टी को, ये उनके अपने शब्द है, मैं कोई नई चीज नहीं जोड़ रहा हूं। ये बात देखिए, ये बात जगदीप धनखड़ जी ने इसको पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की कि स्वास्थ्य कारणों से हवाला दे रहे हैं, लेकिन ये बात उनको भी खुद पता रही होगी कि अचानक अगर वो सेशन के पहले दिन रिजाइन करेंगे तो इस बात को लेकर कयासों का बाजार गर्म होगा और बातें चलेंगी, बातें निकलेंगी, फिर बातें दूर तलक भी जाएगी। तो बात कितनी दूर तलक जाती है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए।